नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दीपा अग्रवाल द्वारा लिखी चाणक्य द मास्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट के फर्स्ट चैप्टर द इंसल्ट की समरी देने जा रहा हूँ। इस समरी में आपको ये पता चलेगा कि चाणक्य की इंसल्ट धनानंद ने किस प्रकार की, और मैं कुछ इस प्रकार बताने का प्रयास करूँगा कि अगर आप विजुलाइज करें तो आप पाएंगे खुद को उस सभागार में जहाँ पे चाणक्य की इंसल्ट हो रही है। बने रहिए मेरे साथ, शुरू करने जा रहे हैं। 330 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मगध, विष्णुगुप्त धनानंद के द्वारा बुलाई गई एक विशेष सभा में उपस्थित होने जाते हैं, जहाँ पे चाणक्य को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक विद्वान ब्राह्मण है और धनानंद ऐसे ही विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने कला, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में अमूल चूल बदलाव किए हैं। विष्णुगुप्त बहुत ही थकान भरी एक लंबी यात्रा करके तक्षशिला से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा को भी सम्मान मिल सके। धनानंद उस विशाल सभागार का निरीक्षण करते हैं जो कि बहुत करीने से खुशबूदार फूलों जैसे चंपा और चमेली से सजाया गया है। बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। धनानंद एक ऐसा कुप्रसिद्ध राजा है जिसने अपनी ज़्यादातर संपत्ति को अपने प्रजा को प्रताड़ित करके कमाया है, और आज वो यह दिखाने के लिए लालायित हो रहा है कि उसके देश में विद्वान की कितनी ज़्यादा सम्मान की जाती है और अपना एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। शानदार सोने से बनी हुई नंदों की गद्दी इतनी विशाल है कि इस विशाल सभागार के दूसरे छोर से भी बड़ी आसानी से देखी जा सकती है, परंतु राजा अभी भी नहीं आया है। उसी गद्दी के दाहिनी ओर एक उठा हुआ तख्ता लगाया गया है जिसमें बहुत ही शानदार गद्दी का इस्तेमाल किया गया है और कुछ शास्त्रियों ने उसमें अपनी जगह पक्की कर ली है। उसी के सामने धनानंद के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। कुछ तख्ते जमीन पर लगे हुए हैं जो कि लकड़ी के हैं। चाणक्य ने सोचा कि ये लकड़ी के तख्ते मेरे लिए नहीं बनाए गए होंगे क्योंकि जिन ब्राह्मणों ने उन पर अपना आसन ग्रहण कर रखा है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, और चाणक्य जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए ऐसे तख्ते तो बिल्कुल नहीं बनाए गए होंगे। यही सोचते सोचते चाणक्य की नज़र एक रिक्त स्थान पर पड़ी जो कि गद्दी से बहुत दूर नहीं थी, और जल्दी से सरपट तोड़ते हुए चाणक्य ने उस स्थान को ग्रहण कर लिया, ये सोचते हुए कि कहीं कोई और ना ग्रहण कर ले। ऐसा करते हुए उन्होंने कुछ नोटिस किया और देखा कि लोगों के चेहरे अजीब से बनते चले जा रहे हैं, पर उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा क्योंकि चाणक्य ऐसे चेहरों से चिर परिचित थे। बचपन से उन्हें दिखते चले आ रहे थे। उनके काले बदसूरत चेहरे की वजह से उनको जीवन में कई बार ऐसे चेहरों से सामना करना पड़ा था। जैसे ही वह उस गद्दी पर बैठते हैं, उनके बगल में बैठा हुआ इंसान कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रणसिंह का उद्घोष होता है, नगाड़े बजने लगते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। महाराजा धीराज धनानंद स्वयं सभागार में पहुंच चुके हैं और वो अपनी आंखों से सभा का निरीक्षण करते हैं। फिर आंखों ही आंखों में वो अपने प्रधानमंत्री को संबोधन करने के लिए इशारा करते हैं। उनका प्रधानमंत्री सिद्धकेतु खड़ा होता है और कहता है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराजा धीराज धनानंद ने इस सभा को स्वयं आयोजित करने के लायक समझा। इस सभा में जहां तमाम काबिल लोग बैठे हुए हैं वो इतने विद्वान हैं कि उन्हें आदि से लेके अनंत तक का ज्ञान है। ऐसी सभा पूरे भारतवर्ष में पहली बार होने जा रही है। जरा रुको सिद्धकेतु, धनानंद चिल्लाते हुए बोला और अपने प्रधानमंत्री को रोक दिया। फिर एक टक चाणक्य की तरफ देखने लगे। चाणक्य भी सोचे कि धनानंद मुझे क्यों देख रहा है।
फिर बहुत क्रोध में धनानंद चिल्लाते हुए बोला कि यह कुरूप ब्राह्मण मेरे राजपुरोहित की गद्दी पर कैसे बैठ गया, तुरंत इसे उठाकर मेरी सभा से बाहर फेंकवा दिया जाए। यह बात सुन के सभा में मौजूद तमाम लोग आपस में बात करने लग गए। चाणक्य भी समझ गए कि इन लोगों के मन में असल में चल क्या रहा है, क्योंकि धनानंद ने अभी अभी जो किया वह बेइज्जती की हद थी। सिपाही जैसे ही चाणक्य की तरफ बढ़ने ही वाले थे, चाणक्य स्वयं खड़े हो गए और बेहद ही क्रोध में बोले कि ऐ पागल मूर्ख राजा, तू एक पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण का अपमान करता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझको इसके परिणाम भुगतने होंगे। वो बहुत ही क्रोध में अपनी शिखा को पूरी सभा के सामने खोल देते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं चाणक्य शपथ लेता हूं कि जब तक मैं तुझको मगध की गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही अपनी शिखा को दोबारा बांधूंगा। इतना कहते ही चाणक्य अपनी धोती को ऊपर करते हैं और दरवाजे की तरफ तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। सभा में डरे हुए सभी ब्राह्मण चाणक्य के लिए जगह बनाने लगते हैं। कुछ देर तक तो धनानंद को समझ ही नहीं आता कि असल में उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसकी सभा में आके उसके साथ ऐसा करने का साहस किसी के पास नहीं था। ऐसा करने का मतलब था अपनी जान से हाथ धो बैठना। धनानंद को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखें क्रोध में एकदम लाल हुई जा रही थी, पर उसका मुंह पूरा सूख चुका था। अचानक धनानंद एक लंबी सांस लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि पकड़ लो इस पागल आदमी को, इसको पता चलना चाहिए कि धनानंद से जुबान लड़ाने का मतलब क्या होता है। जैसे ही सिपाही चाणक्य की तरफ बढ़ते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चाणक्य जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होता है जो कि है द एस्केप। अब दीपा अग्रवाल ने इतनी प्यार से उसको रचा है कि मैं आपको जब सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चाणक्य ने किस स्ट्रैटेजी का यूज किया, वो कैसे उस पूरे महल से बाहर निकले, उन्होंने किसको अपना दोस्त बनाया उस महल के अंदर, और जब वो बाहर निकल गए तो उन एक धर्म संकट में फंस गए और फिर उन्होंने क्या किया। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बनाना पड़ेगा, और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।